नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर हमारी पूरी जिंदगी मतलब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक पहले से तय एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा हो तो कैसा रहेगा। सनातन परंपरा में ना जिंदगी का एक ऐसा ही पूरा नक्शा मिलता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो जन्म से शुरू होकर आत्मज्ञान तक जाता है। तो चलिए आज इसी प्राचीन जीवन पथ की अलग अलग परतों को समझते हैं। तो ये जो पूरा सफ़र है ना, ये मोटे तौर पर 6 ज़रूरी स्टेजेस में बटा हुआ है और हर स्टेज का, हर पड़ाव का एक ख़ास मकसद है। पहले सीखना, फिर समाज में अपना योगदान देना और आखिर में आत्मज्ञान की तरफ बढ़ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। तो ये सफ़र शुरू होता है जन्म के साथ ही, और ज़िंदगी के जो पहले 8 साल हैं वो समझिए किसी बिल्डिंग की नींव की तरह हैं। मतलब इस दौरान कोई फॉर्मल पढ़ाई लिखाई नहीं होती। असल मकसद होता है बच्चे को आने वाली मुश्किल पढ़ाई के लिए दिमागी और शारीरिक तौर पर तैयार करना। जन्म के वक्त बच्चे को शून्य माना जाता था, मतलब एक खाली स्लेट जिस पर अभी जिंदगी के अनुभव लिखे जाने बाकी हैं। फिर 3 महीने का होने पर उसे पहली बार घर से बाहर की दुनिया दिखाई जाती है। 6 महीने में होता है कर्णभेद संस्कार यानी कान छेदन, और इसका मकसद था बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, उसकी बौद्धिक क्षमताओं को एक्टिवेट करना। तो इन 8 सालों की पूरी तैयारी के बाद वो बच्चा अब तैयार है ज्ञान की असली दुनिया में कदम रखने के लिए, यानी गुरुकुल जाने के लिए। और अब शुरू होता है फॉर्मल एजुकेशन का असली दौर। 8 साल की उम्र में बच्चा अपना घर छोड़कर अपने आचार्य की निगरानी में गुरुकुल पहुंचता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि गुरुकुल सिर्फ एक स्कूल नहीं था, ये तो जिंदगी जीने की कला सिखाने वाला एक सेंटर था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि पढ़ाई की शुरुआत कैसे होती थी। सबसे पहली चीज सिखाई जाती थी वर्ण उच्चारण, यानी हर अक्षर को एकदम सही तरीके से बोलना, क्योंकि उनका मानना था कि सही शब्द ही सही ज्ञान की नींव है। इसके बाद आती थी संध्या यानी प्रार्थना, जिससे मन को साधा जा सके, और फिर हवन, जो कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन का प्रतीक था। तो देखिए क्रम कितना सधा हुआ है, पहले भाषा, फिर मन और फिर कर्म। कमाल है। अब जब बच्चा 13 साल का होता है तो जाहिर है शरीर और मन दोनों में बड़े बदलाव आते हैं। तो बस यहीं से शिक्षा का फोकस भी बदल जाता है। अब जोर मेंटल डिसिप्लिन के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ और सेल्फ डिफेंस स्किल्स पर दिया जाने लगता है। और यहाँ युद्ध कला के भी 2 अलग अलग पहलू सिखाए जाते थे। एक तरफ थी अर्जुन की तरह धनुर्वेद की विद्या, जो दिमाग, स्ट्रेटजी और प्रिसिजन का खेल थी, और दूसरी तरफ थी भीम की तरह मल्ल विद्या यानी कुश्ती, जो पूरी तरह से शारीरिक बल और स्टैमिना का विज्ञान था। तो मकसद साफ था, एक ऐसा योद्धा तैयार करना जो दिमाग और शरीर दोनों से बराबर का मजबूत हो। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र, जिसे हम आज की भाषा में +2 या हायर सेकेंडरी कह सकते हैं, इसमें छात्रों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार किया जाता था। सोचिए, उन्हें गणित भी सिखाया जा रहा है, आयुर्वेद भी, पशु कैसे पालने हैं ये भी, और तलवारबाजी भी। मतलब हर वो हुनर जो एक सेल्फ डिपेंडेंट जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। और इस सारी शिक्षा का निचोड़ क्या था? आत्मनिर्भरता, सेल्फ सफिशिएंसी। एक कहावत है कि गुरुकुल का छात्र अपने जुकाम का इलाज खुद कर लेता था, क्योंकि उसे अपने शरीर का ज्ञान था। और आज एक पीएचडी वाला भी जुकाम होने पर डॉक्टर के पास भागता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है आज की व्यवस्था में, जहां हम छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों पर कितना निर्भर हो गए हैं। तो ठीक है, 18 साल की उम्र तक एक एकदम मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। अब वक्त है स्पेशलाइजेशन का, किसी एक चीज में महारत हासिल करने का। ये स्टेज आप कह सकते हैं आज की ग्रेजुएशन की तरह है, जहां छात्र किसी एक विषय में गहरी रिसर्च करने के लिए तैयार होता है। और बस यहीं आके ये पूरा सिस्टम मॉडर्न साइंस से एकदम अलग हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी डीप रिसर्च की शुरुआत किसी लैब में नहीं, बल्कि खुद के मन के अंदर होती थी। ध्यान यानी मेडिटेशन को ही सबसे बड़ा टूल माना जाता था। लॉजिक सीधा था, जिसका मन जितना शांत और फोकस्ड होगा वो सच के उतने ही ज्यादा करीब पहुंच पाए। इस लेवल पर आकर छात्र यज्ञ विद्या, जो एक तरह की स्पिरिचुअल थेरेपी थी, रसायन शास्त्र यानी एंशिएंट केमिस्ट्री, और फिजिक्स बायोलॉजी जैसे एडवांस्ड शास्त्रों में मास्टरी हासिल करते थे। और ये दिखाता है कि उनके लिए विज्ञान और अध्यात्म कोई 2 अलग अलग चीजें थी ही नहीं। और इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है, जिसे हम आज एनेस्थीसिया कहते हैं ना, वो हजारों साल पहले यज्ञ विद्या का हिस्सा था। मतलब जड़ी बूटियों के धुएं के जरिए इलाज करना। सोचिए, वो ये जानते थे कि दवाइयां सिर्फ खाई नहीं जाती, उन्हें सांस के जरिए भी शरीर के अंदर पहुंचाया जा सकता है। कितनी एडवांस सोच।
अब आती है 25 साल की उम्र। पूरा ज्ञान और हर तरह के हुनर से लैस होकर एक नौजवान अब समाज में वापस लौटता है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने परिवार और समाज को बनाने में लगाए। इसी को कहते हैं गृहस्थ आश्रम का चरण। और समाज में आकर ही गुरुकुल में मिली शिक्षा का असली इस्तेमाल शुरू होता था। कोई अपना व्यापार संभाल रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी बना रहा है, कोई सेना में है तो कोई चिकित्सा के जरिए लोगों की सेवा कर रहा है। मतलब हर कोई अपने अपने ज्ञान से समाज को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और फिर 35 साल तक समाज की सेवा करने के बाद जिंदगी में एक बहुत बड़ा और डिसाइसिव मोड़ आता है, और वो है 60 साल की उम्र। और ये कोई रिटायरमेंट नहीं है, बल्कि ये तो जिम्मेदारियों के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। 60 की उम्र में व्यक्ति घर की सारी जिम्मेदारियां अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देता है और अब वो समाज को कुछ वापस देने के लिए निकल पड़ता है। अब उसका रोल एक मेंटोर का है, एक टीचर का है, जो अपनी जिंदगी भर के एक्सपीरियंस से दूसरों को रास्ता दिखाएगा। और इस बदलाव के पीछे का जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। सीधी सी बात है, एक कंपनी के 2 बॉस नहीं हो सकते, एक गाड़ी के 2 ड्राइवर नहीं हो सकते। ठीक वैसे ही एक घर के 2 मुखिया होंगे तो टकराव होगा ही। तो ये तरीका घर में पावर का एक स्मूथ ट्रांसफर पक्का करता था। और यहीं पर इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती छुपी हुई है। सोच कर देखिए, जिंदगी का सर्कल कैसे पूरा हो रहा है। जो बच्चा 8 साल की उम्र में ज्ञान लेने के लिए गुरुकुल गया था, वही इंसान अब 60 साल की उम्र में अपना अनुभव बांटने के लिए वापस गुरुकुल लौटता है। एक सीखने आया था, दूसरा अब सिखाने आया है। मतलब ज्ञान का ये सफर, ये कभी खत्म ही नहीं होता। और अब हम पहुंचते हैं जिंदगी के आखिरी और सबसे ऊंचे पड़ाव पर। वानप्रस्थ के बाद आता है संन्यास। ये एक ऐसी अवस्था है जो दुनिया की सारी जिम्मेदारियों से पूरी तरह परे है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, आत्मज्ञान और परम सत्य की खोज। 75 की उम्र में संन्यास लेने के बाद एक ऋषि की जिंदगी के 2 पहलू होते थे। एक तरफ वो समाधि में लीन होकर अपनी आध्यात्मिक साधना करते थे, और दूसरी तरफ अपने दुनिया भर के अनुभव का निचोड़ अगली पीढ़ी को देते थे। और ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता था, बल्कि जियोपॉलिटिक्स जैसी प्रैक्टिकल सलाह भी होती। तो जिंदगी का ये जो प्राचीन नक्शा है, ये हमें आज एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में, जहां हम सब एक ही करियर के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, क्या इस पुराने मॉडल से कुछ सीखा जा सकता है? क्या अपनी जिंदगी को इस तरह अलग-अलग मकसद से भरे स्टेजेस में बांटकर एक ज्यादा बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी जीना मुमकिन है? ये एक सोचने वाली बात है।